नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विभोर मोतला एक बार फिर से हाजिर हूँ करंट अफेयर की नई क्लास के साथ, जिसमें मैं लेकर आया हूँ आपके लिए वो 10 सवाल जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को आज के मोटिवेशन कोटेशन के साथ। आज का मोटिवेशन कोटेशन आपके लिए, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर पौधे को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। दोस्तों, अगर हम लगातार मेहनत करते रहेंगे, अपने प्रयास में सच्चाई रखेंगे, तो एक दिन सफलता को जरूर प्राप्त होंगे। यही है इन चार लाइनों का सार। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की सफलता के लिए, कल की सफलता के लिए आज की मेहनत को। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए, हाल ही में भारत ने आईएलओ के साथ किस विषय पर एमओयू हस्ताक्षर किया है? दोस्तों, हमारे यहाँ पर एक संगठन है जिसका नाम है आईएलओ, यानी अंतरराष्ट्रीय मजदूर संगठन। मजदूर संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1919 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय जिनेवा में है। जिनेवा जो स्विट्जरलैंड का एक शहर है, वहां पर इसका मुख्यालय है। अब भारत ने इसके साथ क्या किया है, एक हस्ताक्षर किया है। किसके लिए? कि अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में व्यवसाय वर्गीकरण का विकास करने के लिए। यानी भारत चाहता है कि आईएलओ की मदद से भारत के कौशल और व्यवसाय को वैश्विक मान्यता को बढ़ावा मिले। यानी क्या, किस लिए? तो भारत ने प्लस आईएलओ दोनों ने क्या किया है, समझौता किया है। समझौते का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है भारत के कौशल और भारत के कौशल मतलब जो भारत में टैलेंट है और जो यहाँ के व्यवसाय हैं, और व्यवसाय को वैश्विक पहचान मिले, वैश्विक पहचान के साथ वैश्विक बढ़ावा मिले। यानी भारत के जो मजदूर हैं वो विश्व में पहचान प्राप्त करें कि कितने अच्छे हैं, और इससे क्या होगा, उससे उन्हें जो और देशों की तुलना में अलग अलग वरीयता मिलेगी और वो सीमा पार जाकर नौकरी मिलने में उन्हें सरलता होगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा? तो इसका फायदा ये होगा कि और देशों की तुलना में, और देशों की तुलना में जो भारतीय कौशल है, कौशल को पहचान मिलेगी। ठीक है, तो तुलनात्मक पहचान मिलेगी। साथ ही क्या होगा, जो भारतीय मजदूर हैं जो विदेशों में जाकर काम करते हैं, तो सीमा पार नौकरियों को बढ़ावा मिलेगा। सीमा पार नौकरियों को इसमें बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, जब लोगों को पता चलेगा कि भाई यहाँ की जो लेबर है या ये जो यहाँ का सेवा क्षेत्र है वो बहुत अच्छा है, तो उसके बाद क्या होगा, लोगों को अधिक मांग बढ़ेगी कि भारतीय लोगों को यहाँ पर नौकरी के लिए बुलाया जाए। ठीक है, ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय रोजगार भी बढ़ेगा। तो भारतीयों का अंतरराष्ट्रीय रोजगार भी बढ़ेगा। तो ये इससे भारत को फायदा होने वाला है। ठीक है, तो किस किस के बीच हुआ? तो ये हुआ हमारे जो विश्व मजदूर संगठन है और भारत के बीच ये समझौता हुआ। अब भारत के बीच ये समझौता किया किसने? तो भारत के जो यूएन में स्थायी मिशन के राजदूत हैं। तो ये किसके बीच हुआ? भारत की ओर से, भारत के यूएन में, यूनाइटेड नेशन में जो स्थायी राजदूत हैं, किसके? जो भारत के क्या हैं, यूएन में, जिनका नाम है अरिंदम बागची। अरिंदम बागची, ये प्लस जो हमारा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है और जो इसके हेड हैं, जो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं, जिनका नाम है गिलबर्ट एफ होंगो।
इन दोनों के बीच ये समझौता हुआ, यानी ये दोनों उपस्थित रहे जब ये समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, तो भारत में यूएन के स्थायी मिशन के राजदूत जो हैं उनके बीच जो अरिंदम बागची हैं और जो आईएलओ के हेड हैं गिलबर्ट एफ हाउगो, दोनों के बीच ये समझौता हुआ। इस दौरान हमारे इस समझौते के दौरान कौन उपस्थित रहा? तो जो हमारे श्रम और रोजगार युवा मंत्री हैं, श्रम और रोजगार युवा विकास मंत्री, विकास एवं खेल मंत्री, जिनका नाम क्या है? मनसुख मांडविया, डॉक्टर मनसुख मांडविया, ये भी इस समय उपस्थित रहे। तो कैसे उपस्थित थे? वर्चुअल माध्यम से ये उपस्थित रहे, यानी इन्होंने ऑनलाइन जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, यानी ये इंटरनेट के माध्यम से वहां पर उपस्थित रहे जब ये डील या समझौता हो रहा था। ठीक है, तो जनेवा में समझौता हुआ भी कहाँ पे है? तो जनेवा में ही ये समझौता हुआ है। चलिए, तो ये है हमारे अरिंदम बागची, ये हमारे मनसुख मांडविया है और भारत की प्रतिनिधि जिन्होंने आईएलओ के साथ समझौता किया है। हाल ही में बीईएमएल को किस देश में अपना पहला विदेशी मेट्रो अनुबंधन मिला है? तो बीईएमएल को पहला अनुबंधन कहां पर मिला है? तो मलेशिया में मिला है। कहां पर? तो मलेशिया में पहला विदेशी अनुबंधन मिला है मेट्रो रेल का। हाल ही में प्रधानमंत्री ई ड्राइवर योजना की वैधता किस वर्ष तक बढ़ा दी गई है? इसकी योजना कब तक बढ़ाई गई है? तो 2028 तक इसको बढ़ा दिया गया है। तो कब तक बढ़ाया गया है? 2028 तक बढ़ा दिया गया है। हाल ही में भारत में 1 लाख करोड़ का टर्नओवर पार करने वाली पहली विविध एनबीएफसी कौन सी बनी है? तो ये बनी है हमारी KSFE। ठीक है, तो ये बनी है। हाल ही में अनु रानी ने किस खेल में पोलैंड के अंतरराष्ट्रीय वीरस्वाल मैनिक मेमोरियल स्वर्ण पदक जीता है? तो इन्होंने भाला फेंक में जीता है। कहां पर? तो भाला फेंकने में अनु रानी ने ये जीता। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत किस देश के साथ मिलकर डिएगो गार्सिया के पास सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित कर रहा है? दोस्तों, किसके पास कर रहा है? तो मॉरिशस के पास। जैसा कि हम जानते हैं यहाँ के जो पीएम है, मॉरिशस के जो पीएम है, जिनका नाम क्या है? नवीन राम गुलाम जी अभी कहाँ पर थे? तो ये भारत की यात्रा पर थे। कहाँ पर थे? भारत की यात्रा पर। अब इस यात्रा के दौरान इन्होंने कई समझौते किए, जिसमें भारत ने इनको आर्थिक सहायता भी प्रदान की थी, मैंने आपको पढ़ाया था। अब इस यात्रा के दौरान इन्होंने जो चागोस द्वीप है, चागोस द्वीप के पास एक आइलैंड है, एक द्वीप है, जिसका नाम क्या है? डियागो गार्सिया करके एक द्वीप है। इस द्वीप पर भारत को अनुमति मिली है। भारत को क्या अनुमति मिली है? तो भारत को अनुमति मिली है कि वो एक सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करेगा। ठीक है, और ये क्या होगा? तो ये क्या होगा? सैटेलाइट को ट्रैक करने वाला स्टेशन स्थापित किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा? तो डिएगो गार्सिया में किया जाएगा। डिएगो गार्सिया चागोस द्वीप के पास। और ये कहां पर है? तो ये हिंद महासागर में उपस्थित है। हिंद महासागर में अफ्रीका के पूर्व में स्थित है। अफ्रीका के पूर्व में स्थित द्वीप है। ठीक है, अफ्रीका के पूर्व में और भारत के दक्षिण में स्थित एक द्वीप है जिसका नाम है चागोस द्वीप। उसके पास डिएगो गार्सिया है, जहां पर भारत क्या करेगा? एक सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन या उपग्रह ट्रैकिंग और संचार स्टेशन स्थापित करेगा। क्या करेगा? उपग्रह ट्रैकिंग और संचार स्टेशन स्थापित करेगा। ठीक है,
तो ये स्टेशन स्थापित करने की बात किसने कही है? तो जो इनके प्रधानमंत्री हैं नवीन राम गुलाम ने इसका समझौता किया है। अब जो ये डिएगो गार्सिया द्वीप है, इसको मैं अगर आपको मैप में दिखाऊं तो ऐसा स्टेशन भारत यहाँ पर स्थापित करेगा। अब अगर मैं डिएगो गार्सिया आपको दिखाऊं तो ये है डिएगो गार्सिया। देखो यहाँ पर है मॉरिशियस। मॉरिशस के कहाँ पर है? उत्तर पूर्व में, भारत के दक्षिण में, अफ्रीका के पूर्व में एक छोटा सा द्वीप है, इसको बड़ा कर देता हूं मैं, जिसका नाम है डिएगो गार्सिया। अभी क्या था, 2024 तक ये ब्रिटेन के अधीन था। 2024 तक किसके अधीन था? तो ब्रिटेन के अधीन था, यानी ब्रिटेन ने इस पर अधिकार किया हुआ था। भारत की मदद से क्या हुआ, इसे मॉरिशस को वापस मिला, मॉरिशस को वापस दिया गया। तो भारत की मदद से मॉरिशस को वापस दिया गया। और इस डिएगो गार्सिया द्वीप पर क्या है? तो यूके प्लस यूएस दोनों का क्या है? सैन्य बेस है, सैन्य अड्डा है। ठीक है। और जब भारत की मदद से इसको मॉरिशस को दिया गया तो ये सैन्य अड्डा 99 वर्ष की साल की लीज पर इन्हें ये जगह मिली थी कि हम यहाँ पर सैन्य अड्डा स्थापित करके रखेंगे, क्योंकि हिंद महासागर है और अमेरिका और यूके चाहते हैं कि हिंद महासागर में अपना वर्चस्व बना रहे। यहीं से ही ईरान और इराक पर अपने क्या करते हैं? मिशन भेजते हैं। ठीक है। तो यहीं से इनके सैन्य अड्डा है, वहीं से ही इनके वायुयान उड़ते हैं ईरान और इराक पर हमला करने के लिए। तो अभी भारत ने भी यहाँ पर अपना संचार उपग्रह स्थापित कर लिया है। तो कहाँ पर है? हिंद महासागर में, भारत के दक्षिण में ये स्थित है। 2024 तक ब्रिटेन के अधीन था। 2024 में भारत की मदद से इसे मॉरिशस को लौटा दिया गया है। ठीक है। मॉरिशस जिसकी राजधानी पोर्ट लुइस है, पोर्ट लुइस मॉरिशस की राजधानी है। और इसकी मुद्रा क्या है? अगर बात करें तो मॉरिशियाई रुपया इसकी मुद्रा है। ठीक है। तो ये इसकी मुद्रा हुई। चलिए क्वेश्चन, हाल ही में लोकसभा में पारित भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 की किस पहल से जुड़ा हुआ है, जिसका लक्ष्य भारत को वैश्विक शीर्ष समुद्री राष्ट्र बनाना है? तो एक हमारे यहाँ योजना है जिसको हम बोलते हैं सागर माला योजना। तो सागर माला योजना के तहत हमने ये किया है। हाल ही में 2025 की बीवी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह को कौन सा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो इन्हें जो पुरस्कार मिला है वो है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट पुरस्कार मिला है। ठीक है। तो ये पुरस्कार इनको हाल ही में दिया गया है। हाल ही में सिलिनेक्स 2025, तो सिलिनेक्स किसके बीच होता है? तो भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के बीच होने वाला अभ्यास है सिलिनेक्स। हाल ही में केंद्र सरकार ने जीएसटी के सरल बनाने के लिए किन दो नए स्लैब को प्रस्ताव रखा है? तो भारत ने 5% और 18% दो ही स्लैब रखने का अब प्रस्ताव रखा है। जो पहले स्लैब थे वो खत्म कर दिए जाएंगे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और आज का क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व ओजोन दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों 16 सितंबर। तो इसका उत्तर लिख लेते हैं 16 सितंबर। 16 सितंबर 16 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? विश्व ओजोन दिवस। विश्व ओजोन दिवस बोले या अंतरराष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस। ठीक है। तो दोनों इसी के नाम है, ओजोन संरक्षण दिवस और ओजोन दिवस, दोनों इसी के लिए जाने जाते हैं। अब ये किस लिए मनाया जाता है? तो जो वैश्विक प्रयास है, इस यहाँ पर वैश्विक प्रयास किसको मान्यता के देने के लिए कि जिसके तहत हम पृथ्वी को हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचा सके। इसका उद्देश्य क्या होता है बनाने का? तो वैश्विक प्रयासों को या पृथ्वी को पराबैंगनी
पराबैंगनी किरणों से बचाने वाले वैश्विक प्रयासों को मान्यता देना, वैश्विक प्रयासों को मान्यता देना, ये इसका उद्देश्य होता है। ठीक है, तो वैश्विक प्रयासों को मान्यता देना ये उसका उद्देश्य होता है। और इसकी स्थापना यानी किसके द्वारा मनाया जाता है, तो ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा मनाया जाता है। और कब से, तो 1994 में ये मनाया जाने लगा। 1994 से इसकी घोषणा हुई कि 16 सितंबर को हम क्या करेंगे, ओजोन दिवस के रूप में मनाएंगे, ओजोन दिवस के रूप में मनाएंगे। और इस बार जो इसकी थीम है, थीम इसकी 2025 की थीम है, वो है विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक। क्या है, तो विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक, वैश्विक कार्यवाही तक, ये इसकी वर्तमान थीम है। और ये थीम क्यों रखी गई है, क्योंकि हाल ही में 40 वर्ष पूरे हुए हैं किसके, वियना कन्वेंशन के। वियना कन्वेंशन के 40 साल पूरे हुए हैं। और ये वियना कन्वेंशन हुआ कब था, तो ये 1995 में हुआ था, सॉरी 85 में हुआ था। 1985 में ये वियना कन्वेंशन हुआ था। और ये किसके लिए, ये पहला प्रयास था, पहला प्रयास किसका, ओजोन संरक्षण का पहला प्रयास था। तो इसकी याद में इस बार ये थीम का रखी गई है, जिसका है विज्ञान को से वैश्विक कार्रवाई तक। तो इस थीम को रखा गया। अब बात करते हैं हम किसकी, तो ओजोन की। ठीक है, ओजोन, देखो हमारी पृथ्वी पर कुछ मंडल पाए जाते हैं। ठीक है, क्या है, कुछ लेयर पाई जाती हैं जो पृथ्वी के 8 से 18 किलोमीटर तक, जैसे हमारी पृथ्वी है, यहाँ तक चलिए यहाँ पे बना दो, ये हमारी पृथ्वी है। तो पृथ्वी पर जो ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा पर तापमान ज्यादा होता है तो हवा हल्की होती है। तो यहाँ पर इसकी दूरी कितनी है, 18 किलोमीटर। और यहाँ पर तापमान कम होता है तो क्षोभ मंडल की दूरी यहाँ पर कम होती है, तो लगभग 8 किलोमीटर इसकी दूरी होती है। तो क्षोभ मंडल 8 किलोमीटर से कहाँ तक पाया जाता है, 18 किलोमीटर तक। 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर तक जो आपको ये सीमा मिल रही है पृथ्वी के चारों तरफ, इसको हम क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इससे अगर हम ऊपर चलते हैं तो ये वाली सीमा जो लगभग 50 किलोमीटर तक है, कितनी, 50 किलोमीटर तक, यहाँ से पृथ्वी से 50 किलोमीटर तक की जो सीमा होगी, इसको हम बोलेंगे समताप मंडल। क्या बोलेंगे, समताप मंडल। ये यहाँ तक होगी, कहाँ तक, तो यहाँ तक जो ये सीमा होगी ये होगी समताप मंडल। अब इस समताप मंडल में एक परत पाई जाती है जिसे हम किस परत के नाम से जानते हैं, जिसे हम ओजोन परत के नाम से जानते हैं। तो कौन से मंडल में पाई जाती है, तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, यानी क्षोभ मंडल और मध्य मंडल के बीच एक मंडल पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, समताप मंडल। और इसमें एक परत पाई जाती है जिसे हम ओजोन परत के नाम से जानते हैं। ओजोन परत जो पृथ्वी को पराबैंगनी किरणों से बचाती है। अब ये कहां से कहां तक पाई जाती है, तो ये ओजोन परत है, इसकी 15 किलोमीटर से, पृथ्वी से 15 किलोमीटर से और 35 किलोमीटर तक, कहां तक, 35, तो 15 से 35 किलोमीटर के बीच एक पृथ्वी में उपस्थित परत है जिसे हम ओजोन परत के नाम से जानते हैं। अब इसकी सघनता, मतलब सबसे ज्यादा ये सघन कहां पर है, तो इसकी सघनता सबसे ज्यादा 22 किलोमीटर पर, तो 22 किलोमीटर पर ये सबसे सघन होती है। अगर बात करूं इसकी इकाई की, तो इसको मापने की इकाई जो है, इसकी मापन इकाई डॉप्सन है। डॉप्सन में हम इसको मापते हैं। अगर ओजोन परत की जो मोटाई है वो
220 डॉप्सन से कम हो गई, 220 डॉप्सन से कम हो गई, तो इसका मतलब है कि इसका क्षरण हो रहा है, या इसे हम बोलते हैं ओजोन में छेद हो रहा है। किससे? 220 डॉप्सन से अगर इसकी मोटाई कम होती है तो हम बोलते हैं कि ओजोन परत में छेद हो रहा है। अब पृथ्वी पर कई जगह ऐसी हैं जहां पर ओजोन परत में छेद हो रहा है। सबसे पहले कहां पर है? आर्कटिक और अंटार्कटिक। अंटार्कटिक में जहां पर साल में 6 महीने सूरज नहीं होता, वहां पर क्या होता है? इनका क्षरण देखने को मिलता है। अब ये जो ओजोन परत है इसका निर्माण होता है किससे? पराबैंगनी किरणों से। पराबैंगनी किरणों को ये सोखती है और इसके कारण क्या होता है? इसका निर्माण होता है। अब जब इसका निर्माण होगा तो इसके कारण ही समताप मंडल का क्या बढ़ जाता है? तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, इसके सोखने के कारण ही समताप मंडल का तापमान बढ़ जाता है। तो ये हुआ पराबैंगनी किरणों के बारे में। ठीक है, तो 220 डॉप्सन मापने की ना डॉप्सन है, 220 से कम होगा तो क्या होगा? इसका क्षरण कहा जाएगा। अगर बात करूं ओजोन की खोज कब हुई, तो ओजोन का पता हमें 1840 में चलता है। तो 1840 ईस्वी में हमें पता चला कि पृथ्वी के ऊपर एक ओजोन परत है जो पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। जैसे ये हमारा क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल ये 10 किलोमीटर से 18 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल है। यहाँ से तापमान इसका गिरते हुए कहाँ तक जा रहा है? माइनस में, यानी माइनस लगभग 55-60 तक क्षोभ मंडल का तापमान जब हम क्षोभ सीमा पर जाते हैं तो पहुंच जाता है। इसके बाद तापमान कुछ देर तक स्थिर रहता है और फिर क्या होता है? जैसे ही ये प्रवेश करता है ओजोन परत के निर्माण में, तो ये यहाँ से तापमान बढ़ता हुआ चला जाएगा। और कहाँ तक चला जाएगा? तो ये लगभग 0 तक आ जाता है। तापमान कहाँ तक? जो -60 चला गया था, यहाँ तक समताप मंडल की सीमा तक कितना हो जाएगा? ये लगभग 0 हो जाएगा। उसके बाद ऐसे स्थिर रह के फिर से घटना शुरू करता है और आगे बाह्य मंडल में फिर से ये बढ़ता हुआ चला जाता है। तो ऐसे हमारा तापमान बढ़ता है। इसकी खोज कब हुई? तो 1840 में इसकी खोज हुई। अब ओजोन संरक्षण के लिए वैश्विक प्रयास क्या क्या हुए वो देख लेते हैं। तो ओजोन संरक्षण के लिए वैश्विक प्रयास, तो सबसे पहले ओजोन जब पता चला 1840 में, 1840 में हमें पता चला कि भाई यहाँ पर कोई ओजोन नाम की परत है। अब फिर धीरे धीरे इसकी जैसे हमने जांच की तो हमें पता चला कि इसका वो क्षरण होने लगा है। क्षरण होने के कारण अब हमें इसे रोकने के प्रयास करने थे। तो सबसे पहला जो प्रयास हुआ वो 1985 में, जिसे हम वियना कन्वेंशन के नाम से जानते हैं, कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। अब इस कन्वेंशन में ये पहला कन्वेंशन था जब ओजोन परत को कहा गया कि भाई हम इसके बारे में विचार करना चाहिए और इसके बारे में रोकने के प्रयास किया जाना चाहिए। 1985 में हुआ और 1988 में सभी देशों ने स्वीकार किया। सभी देशों ने क्या किया? इसको स्वीकार कर लिया। ठीक, अब उसके बाद जो दूसरा प्रयास होता है वो काफी महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है 1987 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल जो कनाडा का एक शहर है, वहां पर एक प्रोटोकॉल का आयोजन किया जाता है जिसे हम इतिहास में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। ये क्या था? तो यह है एक अंतरराष्ट्रीय संधि थी। ठीक है, क्या थी? अंतरराष्ट्रीय संधि थी। और इस संधि के द्वारा क्या कर किया गया था? इस संधि के द्वारा ओजोन परत के संरक्षण के लिए कुछ गैसों को बैन किया गया। ओजोन परत के संरक्षण के लिए कुछ गैसों को बैन किया गया। ठीक है, इसमें अब भारत ने भी इसका हस्ताक्षर किए, लेकिन किस साल किए ये महत्वपूर्ण है। तो कब किए? 1992 में भारत ने इन पर हस्ताक्षर किए, किस पर? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर। और ये कब हुआ था? तो 16 सितंबर को इसका आयोजन हुआ था। तो 16 सितंबर के दिन ही हम क्या मनाते हैं? ओजोन दिवस हम मनाते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ आया होगा क्यों मनाते हैं। इसके बाद एक 2016 में रवांडा की राजधानी किगाली, राजधानी क्या है? किगाली, एक किगाली समझौता होता है। कौन सा? तो रवांडा की राजधानी किगाली में 2016 में समझौता हुआ, जिसे हम किगाली समझौते के नाम से जानते हैं।
ठीक है, तो ये 3 प्रयास जो अभी तक महत्वपूर्ण थे ओजोन परत के संरक्षण के लिए। चलिए, हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी की 7वीं पुण्यतिथि किस तारीख को मनाई गई? तो अटल बिहारी वाजपेयी की कब मनाई गई? जिस दिन ओजोन संरक्षण दिवस, नहीं सॉरी, 16 अगस्त को मनाई गई। तो कब मनाई गई? 16 अगस्त को इनकी पुण्यतिथि मनाई गई। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत पहली बार निजी क्षेत्र में नौकरी पाने वाले युवकों को कितनी आर्थिक सहायता दी जाएगी? तो 15,000 रुपये गवर्नमेंट देगी, ऐसा कहना है। हाल ही में भारत ने 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए किस शहर को मेजबान के रूप में प्रस्तावित किया है? तो अहमदाबाद को प्रस्तावित किया गया है। अहमदाबाद गुजरात की आर्थिक राजधानी के तौर पर भी जाना जाता है। पीएम मोदी ने इस साल लाल किले से कितनी बार भाषण दिया है? तो पीएम मोदी अभी तक 12 बार भाषण दे चुके हैं और लगातार भाषण, प्रधानमंत्री बनने के मामले में इन्होंने इंदिरा गांधी जी को भी पीछे छोड़ दिया है। चलिए, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर। भारतीय वायुसेना ने कितने राफेल जेट खरीदने का प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय को दिया है? तो अभी क्या हुआ है, जो हमारी वायुसेना है, वायुसेना, इसने रक्षा मंत्रालय से कहा है कि हमें हमारी वायुसेना के लिए राफेल चाहिए। और कितने राफेल चाहिए? तो 114 राफेल की बात हमारी वायुसेना ने कही है। हमारी वायुसेना ने कहा है कि 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद प्रस्ताव हमें चाहिए, यानी 114 राफेल खरीद का प्रस्ताव किसने दिया है? तो हमारे रक्षा मंत्रालय को वायुसेना ने दिया है। अब क्या होगा? तो वायुसेना ने ये कहा है कि हमें ये इतने राफेल की आवश्यकता है। तो इन्होंने आईएएफ यानी इंडियन फोर्स ने क्या दिया है? स्टेटमेंट ऑफ केस जमा किया है। किसके लिए जमा किया है? स्टेटमेंट ऑफ केस किसके पास जमा किया है? तो ये होता है रक्षा मंत्रालय के पास जमा। रक्षा मंत्रालय, अब रक्षा मंत्रालय इसकी क्या करेगा? समीक्षा करेगा। समीक्षा, अब रक्षा मंत्रालय में कौन समीक्षा करता है? तो रक्षा मंत्रालय की जो रक्षा खरीद एजेंसी है, एजेंसी, वो इसकी क्या करेगी? जांच करेगी कि इनका प्रस्ताव ठीक भी है कि नहीं। फिर जो हमारा रक्षा अधिग्रहण बोर्ड है, रक्षा अधिग्रहण बोर्ड, वो क्या करेगा? अंतिम फैसला करेगा। तो अंतिम फैसला करेगा कि हमें ये खरीदना चाहिए कि नहीं। तो ये हो गई हमारी रक्षा खरीद की प्रक्रिया। ये तो हुई हमारी रक्षा खरीद की प्रक्रिया। हमारे रक्षा मंत्री कौन है? तो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह जी हमारे रक्षा मंत्री हैं। अब बात करें राफेल की, तो राफेल जो फ्रांस की दसॉल्ट एविएशन द्वारा बनाया जाता है। एविएशन कंपनी द्वारा बनाया जाता है। भारत ने 2016 में 36 रफाल खरीद का फैसला किया था। इसके बाद अभी 2025 में ही क्या किया है? हमने 26 नेवी के लिए नेवी राफेल खरीद का फैसला किया है। तो 26 ये खरीदे, 36 पहले। अब क्या हुआ है? जो हमारी वायुसेना है, इन्होंने कहा है 114 राफेल और चाहिए। तो राफेल खरीद रहा है भारत, किससे? फ्रांस से। अब भारत ने किस किस को पीछे छोड़ दिया है? तो भारत ने यूएसए के जो F-35 इसको कैंसिल किया, साथ ही रूस के Su-57 इसको भी मना कर दिया। यानी इन दोनों को मना करने के बाद भारत फ्रांस से राफेल खरीदने की बात कर रहा है। इस बात से अमेरिका भारत से काफी नाराज भी था कि आप हमारे से F-35 नहीं खरीद रहे। लेकिन भारत ने जब ये इस बात को जांचा कि F-35 इतना महंगा है और किसी काम का नहीं है, अभी हमारे केरल में भी खराब होके पड़ा था ब्रिटेन का, उसको एयरलिफ्ट करवा के मंगाया गया। तो भारत ने इसको कैंसिल कर किसको? राफेल को तरजीह दी है। अब इसके बाद क्या होगा? तो इसके बाद भारत, अगर ये
प्रस्ताव मंजूर रक्षा मंत्रालय द्वारा हो जाता है तो भारत 114 राफेल खरीद लेगा और भारत के पास इसके बाद राफेल की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 176 176 संख्या हो जाएगी, जो फ्रांस के बाद सबसे अधिक होगी। सबसे अधिक राफेल रखने वाला कौन होगा, तो भारत होगा। फ्रांस के बाद सबसे अधिक राफेल रखने वाला भारत होगा। अब भारत ने क्या कहा है कि हम इन्हें मेक इन इंडिया के तहत खरीदेंगे, के तहत क्या करेंगे, खरीदेंगे। अब इसमें मेक इन इंडिया के तहत क्या होगा कि इसके लगभग 60% कंपोनेंट या पार्ट भारत में बनाए जाएंगे। ठीक है, तो भारत में इससे क्या होगा, रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही जो इनकी राफेल बनाने वाली कंपनी है जिसका नाम है डेसॉल्ट एविएशन, उसके साथ भारत ने क्या किया है, जो भारत M88 इंजन है, इसके लिए भारत ने एक समझौता और किया है। भारत ने फ्रांस से कहा है कि जो आपके M88 इंजन है उसके लिए जो हमारी MRO यानी मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल, मेंटेनेंस ये जो हमारी मेंटेनेंस, ओवरऑल और रिपेयर, इसकी फैसिलिटी का आप कहाँ, हैदराबाद में क्या करेंगे, कंपनी में क्या करेंगे, ये हमें प्रोवाइड कराएंगे। यानी इसकी मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल जो तकनीक है इसको स्थापित करेंगे भारत में, जिससे इनका क्या हो सके, यहीं पर ही इनकी रिपेयर करी जा सके। तो ये भी इस समझौते में बात रखी गई है। साथ ही भारत को क्या मिलेगा इससे, तो भारत में वर्तमान में 36 राफेल हैं जो 2016 में खरीदे गए थे। ठीक है, उसके बाद भारतीय नौसेना के पास 26 क्या है, मरीन जेट है, यानी जो हमारे नेवी के पास है 26 जेट हैं जो विमान वाहक पोत के लिए संचालन करेंगे। नए प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद भारत के पास जो मैंने आपको बताया 176 हो जाएंगे। IAF की लंबी दूरी की स्टिक हमले में क्षमता हो जाएगी। विदेशी निर्माण में 60% हिस्सा भारत में निर्माण किया जाएगा। दसॉल्ट एविएशन M88 इंजनों के लिए मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल हब स्थापित करने का प्रस्ताव दे चुका है। दसॉल्ट पहले ही भारत में फ्रांसीसी मूल के विमान के लिए सपोर्ट और सर्विस इकाई चला रहा है, तो भारत को आसानी भी होगी ये सब करने में। इसकी असेंबली यहाँ पर की जाएगी और रक्षा अनुसंधान विकास यानी DRDO को बढ़ावा भी मिलेगा। तो ये सब कार्य ठीक है किए गए हैं। चलिए, तो ये राफेल हो गया। अब बात करें फ्रांस की। फ्रांस तो किस महाद्वीप में स्थित है, तो ये है हमारा फ्रांस। और ये किस महाद्वीप है, तो यूरोप महाद्वीप का हिस्सा है। और इसके वर्तमान में राजधानी क्या है, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस, जो किस नदी के किनारे है, तो सीन नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की मुद्रा यूरो है। यहाँ के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है और हाल ही में यहाँ के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। और कब हुए हैं, तो अभी हाल ही में यहाँ के प्रधानमंत्री 9 सितंबर को नियुक्त किए गए, जिनका नाम है एबिस्टियन लेकोर्नो। इनका कब हुआ है, तो 9 सितंबर 2025 को अभी इनका क्या हुआ, नियुक्ति की गई है। तो ये इसके वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, अगर बात करूं फ्रांस की, तो फ्रांस और ये हुआ हमारा यूके, यूनाइटेड किंगडम के बीच जो ये आप क्षेत्र देख रहे हैं, ये क्या है, ये है इंग्लिश चैनल। तो फ्रांस और यूके के बीच इंग्लिश चैनल।
तो किसको अलग करता है? फ्रांस को यूके से अलग करता है। ठीक है, अब जोड़ता किस किस को है? तो इधर जो ये सागर है, इधर वाला सागर, ये क्या है? अटलांटिक सागर, अटलांटिक सागर। और इधर ये सागर कौन सा है? उत्तरी सागर, उत्तरी सागर। ठीक है, तो किसको जोड़ेगा? अटलांटिक सागर को किससे जोड़ता है? उत्तरी सागर से जोड़ता है, उत्तरी सागर से जोड़ता है। ये जो इंग्लिश चैनल है, इसकी यहाँ पर एक सकरा रास्ता है। तो इंग्लिश चैनल में एक सकरा रास्ता है जिसे हम डोवर जल संधि के नाम से जानते हैं, डोवर जल संधि। अगर बात करूं डोवर जल संधि किसको जोड़ेगी, तो ये इंग्लिश चैनल को किससे जोड़ती है? तो उत्तरी सागर से जोड़ती है, उत्तरी सागर से जोड़ती है। और बात करूं अगर इंग्लिश चैनल की, तो ये क्या है? मानव द्वारा तैरकर भी पार की जाती है। तो पहले भारतीय इसे पार करने वाले भारतीय कौन थे? इसको तैरकर पार करने वाले? तो मिहिर सेन थे। और पहली भारतीय महिला इसको तैरकर पार करने वाली कौन थी? तो इसको आरती शाह, आरती शाह इसको तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय थी। तो ये हमारी जानकारी हुई किसके बारे में? फ्रांस के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में रोबोट का ओलंपिक यानी ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स का आयोजन किस देश में किया गया है? तो हमारे यहाँ पर चमगादड़ चाइना में ये आयोजन किया गया। हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता? तो 2025 का खिताब हमारी मनिका विश्वकर्मा ने ये जीता है। विश्व फोटोग्राफी दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो 19 अगस्त को हम ये विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाते हैं। हाल ही में दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में इमिग्रेशन काउंटर की जगह किस तकनीक पर आधारित यात्री गलियारा बनाया गया है? तो एआई आधारित यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित गलियारा बनाया गया है। हाल ही में सेवा पर्व 2025 अभियान प्लेटफॉर्म पर 2025 सेवा पर्व अभियान किस प्लेटफॉर्म पर शुरू किया गया है? तो हमारे यहाँ पर अभी 17 सितंबर को क्या था? हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी का जन्मदिन था। मोदी जी का क्या था? जन्म दिवस। तो इस पर एक प्लेटफॉर्म है जिसे हम कहते हैं नमो ऐप पर एक अभियान शुरू किया गया जो 15 दिवसीय अभियान है। और ये कब से कब तक चलेगा? तो 17 सितंबर से हमारे गांधी जी यानी 2 अक्टूबर तक चलने वाला प्रोग्राम है। कहाँ पर चलेगा? तो ये क्या चलेगा? सेवा पर्व चलाया जाएगा, सेवा पर्व 2025 चलाया जाएगा। कितने दिवस का कार्यक्रम है? तो 15 दिवसीय कार्यक्रम है सेवा पर्व जो चलाया जाएगा। और ये किस लिए चलाया गया? ये डिजिटल नागरिक सहभागिता अभियान है। क्या है ये? डिजिटल नागरिक सेवा अभियान, डिजिटल नागरिक सेवा अभियान। ठीक है, तो डिजिटल नागरिक सेवा अभियान कब चला जाएगा? तो मोदी जी के जन्म दिवस पर चलाया जाएगा। अब इसमें क्या क्या है? तो सेवा पर्व 2025 में 9 इंटरेक्टिव गतिविधियां शामिल हैं जो जनता को स्वैच्छिक कार्यों और शासन जन भागीदारी से जोड़ती हैं। इसमें क्या है? सबका साथ सबकी सेवाएं, वृक्षारोपण किया जाएगा, रक्तदान, सामूहिक सेवा जैसे कार्य किए जाएंगे। एक कार्यक्रम इसमें चलाया जाएगा एआई शुभकामना रील। उपयोगकर्ता अपनी जानकारी के आधार पर एआई निर्मित ऑडियो स्क्रिप्ट से पीएम मोदी के जन्मदिन की शुभकामनाएं भेज सकते हैं। वर्चुअल प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। सेल्फी विद पीएम भी प्रोग्राम चलाया जाएगा। डिस्कवर योर मोदी ट्रेट, नो योर नमो क्विज, नमो पुस्तक संग्रहालय, मोदी के जीवन की नीतियों चुनने की सामग्री मिलेगी। नमो मर्जेंटाइज वर्ल्ड विसेज पीएम मोदी, मतलब मोदी जी ने अपने जन्म दिवस को एक ग्लोबल इवेंट बना दिया है। ठीक है, चलिए ये हमारे मोदी जी हैं। ठीक है, और नमो ऐप पर ये सब कार्यक्रम किया जाएगा। अब क्वेश्चन देखते हैं रिवीजन के। हाल ही में मिशन सुदर्शन चक्र को प्रधानमंत्री मोदी ने कब लॉन्च किया? तो हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं
इन्होंने मिशन सुदर्शन चक्र को लॉन्च किया तो 15 अगस्त को लॉन्च किया। हाल ही में फॉक्सकॉन ने किस भारतीय शहर में आईफोन 17 निर्माण का फैसला किया है? बेंगलुरु में। हाल ही में प्लुमेरिया गार्डन, बनियान ग्रोव और बॉबलिंग ब्रुक किस स्थान पर बनाए जाएंगे? तो ये राष्ट्रपति भवन में बनाए जाएंगे। राष्ट्रपति भवन हमारा किस पहाड़ी पर स्थित है? आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। हाल ही में तीसरा भारतीय सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ है? तो ये दिल्ली में आयोजन हुआ है। छठा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सी नई विशेष ईवीएम मतपत्रों से चुनाव आयोग की नई गाइडलाइन के तहत शामिल की गई है? तो अभी हमारा जो चुनाव आयोग है इसने कहा है कि जो हमारे जो उम्मीदवार हैं, जो हम बैलेट बॉक्स में या जब हम वोटिंग करने जाते हैं वहां पर कुछ तस्वीरें हमें दिखाई देती हैं, तो जो उम्मीदवार की तस्वीर होगी वो अब ब्लैक एंड व्हाइट ना होकर कैसी होगी? वो अब कलर होगी। तो क्या कहा है? पहला, उम्मीदवारों की तस्वीर कैसी होगी? रंगीन होगी। ठीक है, कैसी होगी? रंगीन तस्वीर होगी। जो पहले कैसी होती थी? ब्लैक एंड व्हाइट होती थी, अब उसको रंगीन कर दिया गया है। और इसका उपयोग कब से किया जाएगा? तो इसका उपयोग आगामी बिहार चुनाव से किया जाएगा। बिहार चुनाव, अभी बिहार में चुनाव होने वाला है तो वहीं से ही इसको लागू कर दिया जाएगा। ऐसा हमारा किसका कहना है? तो निर्वाचन आयोग का कहना है। और जो हमारा भारतीय चुनाव आयोग है या भारतीय निर्वाचन आयोग है, तो ये हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक हमारे यहाँ पर भारतीय निर्वाचन आयोग का जिक्र है। अगर बात करूं भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना की गई। इसीलिए हम 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो इसीलिए हम 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में हम मनाते हैं। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? 25 जनवरी को मनाते हैं, जब हमारे यहाँ पर इसकी भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। अब बात करूं इसकी संरचना की, तो इसमें एक मुख्य आयुक्त होता है, एक मुख्य आयुक्त और प्लस 2 अन्य आयुक्त होते हैं। और इन सब की नियुक्ति कौन करता है? तो इन सब की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है। अगर बात करूं इनके कार्यकाल की, तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो, यानी अगर आप 52 साल की उम्र में इस पर बैठते हैं तो आप पूरा 6 साल का कार्यकाल यानी 58 साल तक कर पाएंगे। अब मान लो आप 60 साल की उम्र में इस पद पर जाते हैं तो आपका कार्यकाल 5 वर्ष होगा, यानी आपकी उम्र 65 वर्ष हो गई, तो आपको सिर्फ 5 साल का ही कार्यकाल कार्य करने के लिए मिलेगा। अगर बात करूं भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो थे हमारे सुकुमार सेन हमारे पहले निर्वाचन आयुक्त थे। और वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं ज्ञानेश कुमार जी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूरा इसके बारे में चुनाव आयोग के बारे में पूरी जानकारी। अब चुनाव आयोग ने क्या क्या कहा है? तो ईवीएम मतपत्र डिजाइन में क्या बदलाव होगा? चुनाव आयोग ने कहा है कि कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल में संशोधन करते हुए ईवीएम मतपत्र के लिए नए मानक तय किए हैं, जिसमें क्या है, नए डिजाइन की विशेषताएं क्या होंगी? तो रंगीन उम्मीदवारों की तस्वीरें, अब उम्मीदवारों की तस्वीरें रंगीन छपी होंगी ताकि पहचान आसान हो सके, यानी जो उनके फोटो थे आप उनको देखते ही पहचान ले ये नाम का चोर है, उसको वोट नहीं डालना है। ऐसी व्यवस्था किसने की है?
हमारे चुनाव आयोग ने की है। बड़ा फोटो स्पेस उम्मीदवारों का चेहरा कुल फोटो स्पेस का 3/4 घेरेगा, जिससे पहचान और स्पष्ट होगी। अब क्या कर दिया गया है, मान लो आपका फोटो है, और फोटो कितना है, ये आपका उसमें फोटो लगा है। अब इतने से में चेहरा नहीं होगा, लगभग 2/3 हिस्से में इतने में चेहरा होगा। ठीक है, जिससे आप स्पष्ट तौर पर पहचान ले कि कौन सा बड़े वाला चोर इस फोटो में बैठा है। सामान, फॉन्ट और शैली, सभी उम्मीदवारों के नाम और फोटो हैं समान अक्षरों में लिखे होंगे। ऐसा नहीं किसी का बड़ा लिख दिया और किसी का छोटा लिख दिया, यानी छोटे वाले का आपको दिखाई नहीं और जो बड़े वाला दिखा वही बिक गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, उम्मीदवारों के और लेआउट सीमा यानी एक सीट पर लगभग 15 उम्मीदवारों के नाम ही दिए जाएंगे। नाटो की स्थिति, नाटो के विकल्प को अंतिम उम्मीदवार के नाम के बाद स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। ऐसा नहीं कि नाटो को छुपा के छोटा सा कर दें कि नाटो के नाम पर आप। चलिए, हाल ही में डॉक्टर जितेंद्र सिंह के अनुसार भारत ने किस वर्ष तक स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो भारत ने 2035 तक ये लक्ष्य रखा है। हाल ही में ट्विटर के पूर्व सीईओ पराग अग्रवाल ने किस नाम से एक नया स्टार्टअप लॉन्च किया है? तो जो भारत के पूर्व सीईओ हैं पराग, इन्होंने पेरोल वेब सिस्टम के नाम से लॉन्च किया है। हाल ही में असम राइफल ने किस संस्थान के साथ मिलकर ड्रोन प्रशिक्षण के लिए एमओयू साइन किया है? तो जो हमारी आईआईटी मणिपुर है, इसके साथ किया है। हाल ही में कार्लोस अलकराज ने 2025 में सिनसिनाटी ओपन के फाइनल में किस खिलाड़ी के खिलाफ जीत दर्ज की? तो जो हमारे जेनिक सिनर को इन्होंने हराया है। जेनिक सिनर, यानी ये दोनों खिलाड़ी क्या रहते हैं, आपस में फाइनल में ज्यादातर लड़ते रहते हैं। हाल ही में हथाई मिर्च महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हथाई मिर्च महोत्सव का आयोजन हमारे मणिपुर में किया गया है। कहाँ पर? उखरुल जिला सिंगो गांव। तो हमारा जो मणिपुर है, मणिपुर के उखरुल जिले के सिरा राखोंग गांव में किसका आयोजन किया गया है? तो हथई मिर्च महोत्सव का आयोजन किया गया है। ये क्या है? ये एक जीआई टैग प्राप्त मिर्च है। जीआई टैग प्राप्त मिर्च है। अब इसका उद्देश्य क्या है, यानी इससे क्या दिखाना चाहते हैं? तो इसका उद्देश्य है जीआई टैग प्राप्त उत्पादों को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य हो। ठीक है, तो जीआई टैग प्राप्त को जो उत्पाद हैं उनको बढ़ावा देना इसका उद्देश्य हुआ। ये 3 दिवसीय उत्सव है। तो कितना? 3 दिवसीय उत्सव मनाया जाएगा। 3 दिवसीय उत्सव मनाया जाएगा। अब इसमें क्या होगा? तो इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे, वहां पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया जाएगा। ठीक है, किसानों के लिए वहां पर विक्रेता बैठक का आयोजन किया जाएगा। तो आयोजन क्या क्या होगा वहां पर? ध्वजारोहण किया जाएगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे। ठीक है, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। साथ ही क्या किया जाएगा? किसानों के लिए विक्रेता बैठक का आयोजन किया जाएगा। तो ये सारे कार्यक्रम हाल ही में कहां पर किए जाने वाले हैं? मिजोरम में किए जाने वाले हैं। और एक राष्ट्रीय अभियान है, एक पेड़ माँ के नाम। इसके तहत वृक्षारोपण किया जाएगा। क्या किया जाएगा? तो वृक्षारोपण इसके तहत किया जाएगा। तो ये सारे काम कहाँ पर किए जाने वाले हैं? मणिपुर में किए जाने वाले हैं। ये मिर्ची है, देखने में ही बहुत तीखी है। ठीक है, अब बात करें मणिपुर की। मणिपुर
जो हमारा म्यांमार से सीमा लगाने वाला राज्य है। म्यांमार से सीमा लगाने वाले राज्य आंध्र प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, उसके बाद मणिपुर और उसके बाद मिजोरम। ये चारों राज्य हमारे म्यांमार से सीमा लगाते हैं। अब बात करते हैं किसकी, मणिपुर की। मणिपुर की राजधानी क्या है, तो इम्फाल यहाँ की राजधानी है। यहाँ के सीएम कौन है, तो वर्तमान में यहाँ के कोई सीएम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। ठीक है, जो यहाँ के राज्यपाल हैं, राज्यपाल यहाँ के अजय भल्ला जी हैं। अजय भल्ला जी यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक, इसकी स्थापना 21 जनवरी 1972 में की गई थी। इसी तारीख को नॉर्थ ईस्ट के और 2 राज्यों की स्थापना की गई थी। तो वे 2 राज्य कौन से हैं, कमेंट बॉक्स में आप इन दोनों राज्यों के नाम लिखकर मुझे बताइए। ठीक है, कौन कौन से राज्य 21 जनवरी 1972 को बनाए गए। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ के नेशनल पार्क की। नेशनल पार्क, तो यहाँ पर 2 नेशनल पार्क है, केबुल नामजाओ और सिरोही। केबुल नामजाव और सुरई 2 यहाँ नेशनल पार्क हुए। इसके बाद यहाँ के उत्सव कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, तो कचाई लेमन होगा, सिरू लिली, कचाई लेमन, सिरू लिली और कचाई लेमन हुआ, सिरू लिली हो गया। संगाई महोत्सव का आयोजन यहाँ पर किया जाता है। चलिए, हाल ही में सभासार एआई टूल संचालन किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, तो हमारा जो पंचायती राज मंत्रालय है। कौन सा मंत्रालय है, हमारा पंचायती राज मंत्रालय। विश्व मानवतावादी दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो जो विश्व मानवतावादी दिवस है ये कब मनाया जाता है, 19 अगस्त को मनाया जाता है। रूस के वेनर डी मिशन किस ग्रह के लिए है, तो ये शुक्र ग्रह के लिए है। वर्ल्ड मॉस्किटो डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। विश्व मच्छर दिवस किस दिन मनाया जाता है, आपको मैंने अच्छी तरह से याद करवाया था, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कौन से तारीख को विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में दिलीप ट्रॉफी 2025 के फाइनल में किस टीम ने जीत दर्ज की। दिलीप ट्रॉफी जो किसका है, तो दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट की ट्रॉफी है। किसकी, क्रिकेट की ट्रॉफी है। दिलीप ट्रॉफी किसकी है, तो क्रिकेट की ट्रॉफी है। और इसमें अभी कौन जीता है, तो इसमें विजेता रहा है, विजेता सेंट्रल जोन विजेता रहा है। किसको हराकर, तो हारा कौन इसमें, तो साउथ जोन। कौन हारा है इसमें, तो इसमें साउथ जोन हार चुका है, साउथ जोन हार चुका है। चलिए, ठीक है, तो ये हमारे कौन है, ये हमारे इसके कप्तान हैं और आरसीबी के भी कप्तान हैं। तो इनके कप्तान जो आजकल काफी जीत दर्ज कर रहे हैं, इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है रजत पाटीदार। रजत पाटीदार, इन्होंने ही आरसीबी को आईपीएल में जीत दिलाई। आईपीएल में किसको, आरसीबी, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर। ठीक है, आखिरकार आरसीबी को जीत मिली किसकी कप्तानी में, तो ये हमारे वीवीएस लक्ष्मण जो इनको ट्रॉफी दे रहे हैं। चलिए, हाल ही में अणुचक्र उपकरण को कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया है। जो हमारा अणुचक्र योजना है या अणुचक्र उपकरण है, इसको लगभग 30 राज्यों में लागू किया जा चुका है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई है। हमारे जो मुख्य चुनाव आयुक्त जिनका नाम क्या है, ज्ञानेश कुमार जी है, वो काफी चर्चा में रहे, उनको हटाने की बात भी काफी चर्चा में रही। तो 324(5) के तहत इनको हटाया जा सकता है। सद्भावना दिवस किस जयंती के उपलक्ष्य में मनाई जाती है, तो राजीव गांधी जी की जो जयंती है इसके लिए मनाई जाती है। अक्षय ऊर्जा दिवस भारत के प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो अक्षय ऊर्जा दिवस भारत में 20 अगस्त को मनाया जाता है। हाल ही में सौभाग्य एथनिक वियर
ब्रांड किसके सहयोग से लॉन्च किया गया? तो अभी ये जो लॉन्च किया गया है, ये मित्रा और सौरव गांगुली, जो हमारे पूर्व कप्तान है, क्रिकेट टीम के कप्तान रहे सौरव गांगुली, प्लस मित्रा के सहयोग से इसको बनाया गया है। तो ये हमारे सौरव गांगुली और मित्रा के सहयोग से इसको बनाया गया। चलिए, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस स्थान पर पहली बार पटरियों के बीच रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम लगाया है? तो ये बनारस में, यानी वाराणसी में लगा है। हाल ही में अच्युत पोतदार का निधन हुआ। वह किस फिल्म में अपने संवाद क्या कहना चाहते हो के लिए विशेष प्रसिद्ध थे? तो ये थे थ्री इडियट्स फिल्म में कहना क्या चाहते हो। हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025 के तहत भारत में किस प्रकार के गेम्स पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो यह रियल मनी गेम्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हाल ही में वन फ्रीजोन पासपोर्ट योजना किस देश के द्वारा शुरू की गई है? तो ये दुबई के द्वारा शुरू की गई है। चलिए, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा खेल परिसर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो हमारे अभी जो हमारे गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री दोनों कौन है? तो ये है हमारे अमित शाह। अमित शाह जी ने अभी क्या किया है? नरणपुरा अहमदाबाद गुजरात में किसका भारत का सबसे बड़े खेल परिसर का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो किसने किया? अमित शाह ने। साथ ही अहमदाबाद में क्या है? अहमदाबाद में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है, कौन सा है? मोटेरा स्टेडियम। मोटेरा ही और मोटेरा गांव देश का पहला सौर ऊर्जा से संचालित गांव है। सौर ऊर्जा से संचालित गांव भी है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 और ये हमारे कौन है? तो हमारे अमित शाह जी इसका उद्घाटन करते हुए। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। ये थी हमारी आज की क्लास। आशा करते हैं आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो। तो कमेंट बॉक्स में हमारे किए गए प्रयास को कैसा लगा आपको ये अवश्य लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।